नमस्कार दोस्तों, ये साइंस का आपका सेकंड वीडियो है, जिसमें पहले वीडियो में आपको हम प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम तक पढ़ा चुके थे। उसके बाद आज कक्षा 10 और 12 का ये कंबाइंड वीडियो इस समय चल रहा है हमारा प्रकाश, क्योंकि प्रकाश दोनों में है, 10 और 12 दोनों के लिए। तो इसके लिए जब तक कंबाइंड ये प्रकाश चलेगा तो कंबाइंड वीडियो होगा, उसके बाद 10 का अलग होगा और 12 के लिए अलग होगा। और आप लोग वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब उसके बाद अगली हेडिंग हमारी आती है प्रतिबिंब। कौन सी आती है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब का मतलब जब किसी वस्तु से, जब किसी, मान लो ये कोई वस्तु है, ये कोई क्या है? वस्तु है। जब किसी वस्तु से दो किरणें चलती हैं और परावर्तन के पश्चात, जब किसी वस्तु से दो किरणें चलती हैं और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। वह वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। और प्रतिबिंब जो है हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा हमारा होता है आभासी प्रतिबिंब। दूसरा कौन सा होता है? आभासी प्रतिबिंब। पहला हमने कौन सा बताया भैया? वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा कौन सा होता है? आभासी प्रतिबिंब। अब पहला हमने बताया आपका वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। अब आता है अगर जो आपसे कोई पूछता है वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, रियल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब जब किसी वस्तु से दो किरणें चलती हैं, जब किसी वस्तु से दो किरणें चलती हैं जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वह वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। उसके बाद आता है आभासी प्रतिबिंब। उसके बाद कौन सा आता है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब में किरणें तो दो ही चलेंगी। किरणें कितनी चलेंगी? दो। तो जब किसी वस्तु से दो किरणें चलती हैं परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर वास्तव में मिलती है, इसमें मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। हमने क्या होता है? प्रतिबिंब के दो प्रकार कौन कौन से? वास्तविक और आभासी। वास्तविक का मतलब क्या होता है कि जब किसी वस्तु से दो किरणें चलती हैं तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वह हमारा क्या कहलाता है? वास्तविक। मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। उसके बाद आता है गोलीय दर्पण। क्या आता है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है हमारा? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण निम्न दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? या ये कह सकते हैं किसी कोई चिकने पृष्ठ पर, कि कोई चिकने पृष्ठ पर कालिक कर दी जाए। किसी चिकने पृष्ठ पर क्या कर, कालिक का मतलब पालिश कर दी जाए। किसी गोलीय दर्पण का मतलब कोई एक ये गोला है, उसके एक भाग पर क्या कर दी जाए? पालिश कर दी जाए। उसके एक पृष्ठ पर क्या, कालिक का मतलब पालिश कर दी जाए, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। और गोलीय दर्पण जो है वो निम्न दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। गोलीय दर्पण निम्न दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण निम्न कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण निम्न दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण निम्न दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो नंबर एक मान लो हमने पहले होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब क्या होता है? जब किसी गोलीय दर्पण के या जब किसी गोलीय दर्पण के कटे हुए भाग जो होता है, गोलीय दर्पण का जो कटा हुआ भाग होता है, उसके उभरे हुए भाग पर पालिश कर दी जाए। किस पर कर दी जाए? उभरे हुए भाग पर पालिश कर दी जाए तो वह हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। जब किसी दर्पण के उभरे हुए या गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग पर पालिश कर दी जाए तो वह कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। दूसरा हमारा आता है उत्तल। हमने क्या होता है? अवतल दर्पण। जब किसी गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग पर पालिश कर दी जाए, जब किसी गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग पर पालिश कर दी जाए तो वह हमारा कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है?
उत्तल दर्पण में यह होता है जब किसी गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग पर पालिश कर दी जाए। किस भाग पर पालिश कर दी जाए? ये दबा हुआ भाग है। जब किसी गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग पर पालिश कर दी जाए तो वह हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण क्या है बताया हमने, जब किसी गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग पर पालिश कर दी जाए तो वह हमारा अवतल दर्पण कहलाता है, और दबे हुए भाग पर पालिश कर दी जाए तो वह हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल और उत्तल समझ पाए, उभरे हुए भाग पर अवतल, दबे हुए भाग पर उत्तल। उसके बाद आता है दर्पण से संबंधित निम्न परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित निम्न परिभाषाएं, किससे संबंधित? दर्पण से संबंधित निम्न परिभाषाएं। अब हमने क्या होता है दर्पण से संबंधित, ये हेडिंग डालोगे दर्पण से संबंधित निम्न परिभाषाएं। बहुत सारी होती है दर्पण से, तो सबसे पहले हमने बनाई ये कौन सा दर्पण बना लिया? अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है हमारा? अवतल दर्पण। ये गोलीय दर्पण पूरा होता है। ये क्या होता है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु को, मध्य बिंदु को नहीं, केंद्र बिंदु को, गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु को, पहली हेडिंग दर्पण से संबंधित परिभाषा है। पहली हेडिंग डालोगे वक्रता केंद्र। कौन सी हेडिंग डालोगे? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र हेडिंग डालोगे आप, वक्रता केंद्र में क्या लिखोगे? गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु को, गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गई हमारी वक्रता केंद्र। फिर आता मुख्य ध्रुव। फिर क्या आता? ध्रुव। तो वक्रता केंद्र हो गई। अगली हेडिंग क्या डाली? ध्रुव। अगली हेडिंग कौन सी डाली आपने? ध्रुव। ध्रुव जो होती है, कौन सी हेडिंग डालोगे? ध्रुव। ध्रुव में एक तो ये होता है दर्पण का जो ध्रुव होता है, यानी दर्पण का जो परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल। दर्पण का ध्रुव का मतलब यह हमारा क्या है? इतना परावर्तक तल है। ये इतना क्या है मित्र? हमारा परावर्तक तल। परावर्तक तल। तो हमने क्या बताया? ध्रुव, पी, पोल, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, ये तो दर्पण के केंद्र बिंदु को था, और इसमें क्या बता रहे हैं हम? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, या ये कह सकते हो दर्पण के मध्य बिंदु को। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव लिख डाले होंगे। उसके बाद अगली हेडिंग आपसे कोई मुख्य अक्ष पूछ दे, क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं आपसे? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष में क्या लिखोगे? बोलो, मुख्य अक्ष में क्या लिखोगे आप? मुख्य अक्ष में यह लिखोगे वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जो रेखा गुजरती है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जो रेखा गुजरती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर एक रेखा गुजरती है जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर एक रेखा गुजरती है जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं। अब अगर जो आपसे पूछ देता है दर्पण का द्वारक, मुख्य अक्ष तो हो गई। अगर जो आपसे पूछ देता है कि दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक अगर जो आपसे पूछता है तो क्या होगा? दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक ये मान लो M1 है और ये क्या है? M2। M1 M2 परावर्तक पृष्ठ के भाग को, परावर्तक पृष्ठ के भाग को या परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, ये भी कह सकते हो, परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, या ये कह सकते हो परावर्तक पृष्ठ के भाग को दर्पण का द्वारक कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के भाग को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब अगली हेडिंग आती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ये होती है वक्रता त्रिज्या R। ये क्या होती है? वक्रता त्रिज्या R। वक्रता त्रिज्या का मतलब ये होता है, आप चित्र हर मतलब डिफिनीशन में जितना बता रहे हो उतना चित्र अलग बनाते रहिएगा। ये नहीं कि एक ही चित्र में घिचपिच बचा दिए, ये गलत होगा। इसके लिए आप अलग अलग, जैसे मुख्य अक्ष वाला होता है, जितना बना था उतना बना लिए। ध्रुव के लिए जितना बताया, हर टॉपिक पे बढ़ रहा है चित्र। तो हमने क्या बताया? वक्रता त्रिज्या। हेडिंग क्या होता है? वक्रता त्रिज्या।
वक्रता त्रिज्या में क्या होगा, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगली हेडिंग आप डालोगे वक्रता त्रिज्या तो हो गई। मुख्य फोकस क्या डालोगे, मुख्य फोकस। ये वक्रता केंद्र यहाँ पर हमने कर दिया, मुख्य फोकस यहाँ पर कर दिया। मान लो बड़ा दर्पण हो गया बड़ा, तो वक्रता अब मुख्य फोकस हमने क्या होता है, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस का मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये मान लो वही जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से होकर आती है और टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर से एक बार समझना, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा या तथा कह लो, तथा मुख्य जिस बिंदु से होकर किरण आती है और दर्पण के पृष्ठ से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, या जिस बिंदु से होकर आती है और या टकराकर वापस जाती है, वह दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। नहीं समझ पाए, फिर से समझो। जिस बिंदु से होकर आती है और जिस बिंदु से होकर किरणें क्या होती है, आती हैं और यह टकराकर जिस बिंदु से होकर जाते हैं, वह दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, वह दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। अब आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी हेडिंग कौन सी आती है, फोकस दूरी। फोकस दूरी में हम क्या पढ़ेंगे, फोकस दूरी ये एफ है, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब अगली हेडिंग आपकी आएगी दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, इसमें से आपकी एक स्थित 6 कंडीशन, 6 और प्लस 2 8 कंडीशन है प्रतिबिंबों के बनने की। 8 में से आपकी एक 100% श्योर है कि पेपर में पूछी जाती है, चाहे वो कक्षा 10 के लिए हो और चाहे 12 के लिए हो। एक स्थिति जरूर आती है, तो वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगी। अवतल या दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना 8 स्थितियां आपको एक ही वीडियो में मिलेंगी, प्रोवाइड की जाएंगी। धन्यवाद।